बीते दिनों हमने जवानों की क्षति, उनकी शहादत देखी और अब इसका बदला ले लिया गया है। नक्सल फ्रंट पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और पड़ोसी राज्य ओडिशा की पुलिस ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें सफलता के झंडे से सटे छत्तीसगढ़ गरियाबंद बॉर्डर पर मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा है। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर चलपति भी ढेर हो चुका है। फिलहाल इसकी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन यह कंफर्म किया गया है कि नक्सलियों के शव मिलते जा रहे हैं। टोटल फिगर आपको कुछ देर बाद सामने आ सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। नक्सलियों पर फाइनल वार की बारी, लाल आतंक के खात्मे की तैयारी। वार होगा भरपूर, नक्सली होंगे चूर चूर। 2025 में अब तक 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई इस डेडलाइन का नतीजा ही है कि छत्तीसगढ़ पर बरसों से छाए लाल आतंक के बादल अब खत्म होने की कगार पर है। एक के बाद एक हर रोज जिस तरह लाल आतंक का सफाया हो रहा है, उससे साफ है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। बीजापुर में हुई जवानों की शहादत के बाद उठी बदले की आग से अब पूरा नक्सल साम्राज्य खत्म होने की दहलीज पर आ गया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लाल आतंक लगातार जारी है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस, ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन में 20 से ज्यादा नक्सली अपने अंजाम तक पहुंच गए। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति भी मारा गया। यह ऑपरेशन कैसे हुआ, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों का जमावड़ा लगा था। पुख्ता सूचना पर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में दोनों राज्यों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। जब फोर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नक्सली पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग करने लगे। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर चुके थे, जो एक खुला इलाका है। जवानों ने ड्रोन्स की मदद से नक्सलियों को निशाना बनाया। जवानों को इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी कामयाबी चलपति की मौत से मिली है। जवानों को मिली इस कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद को एक और करारा झटका लगा है। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने भी जवानों की तारीफ की है। अब आपको बताते हैं आखिर चलपति कौन था। दरअसल चलपति उर्फ प्रताप रेड्डी उर्फ अप्पा राव के नाम से जाना जाता था। यह आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। चलपति की उम्र करीब 60 साल थी। वो सेंट्रल कमेटी मेंबर का कैडर था। चलपति बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में भी सक्रिय था, जो AK-47 SLR जैसे राइफल रखता था। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ से कुछ महीने पहले ही ये अपना ठिकाना बदलकर गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर आया था। चलपति नक्सल संगठन में फ्रंट लाइन का लीडर था। नक्सल मुक्त भारत के पीएम मोदी और अमित शाह के सपने को सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मिलकर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। 2026 मार्च अमित शाह की ओर से दी गई डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जिस तरह लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है, उससे साफ है कि नक्सलियों का सफाया भी अब दूर नहीं। राजा राठौर के साथ फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद। तो सबसे बड़ी कामयाबी इसमें जो है, एक नक्सल कमांडर चलपति का ढेर होना है। वैसे तो कई सारे नक्सली इसमें मारे गए हैं। दावा है कि 20 और इससे अधिक इनकी संख्या हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवानों की वापसी के बाद इसकी पुष्ट संख्या सामने आएगी। लेकिन इस बदले में जितने नक्सली ढेर हुए हैं, उसमें एक नाम है जिसकी चर्चा देश भर में। गरियाबंद में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति ढेर किया है। आपको यह भी बताते हैं कि इसकी करतूतें क्या रही हैं, क्यों इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कौन है ये नक्सल कमांडर चलपति? दरअसल चलपति ये एक नाम इकलौता इसका नहीं है, इसके कई नाम हैं, जैसे प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव। ये कई नामों से जाना जाता रहा, नाम बदलता रहा। मुठभेड़ में ढेर 60 साल का चलपति 10वीं तक पढ़ा है। मूलतः आंध्र प्रदेश का रहने वाला था।
माड़ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये सीसीएम और पीबीएम ओडिशा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था। हमेशा से AK-47 से लैस रहता था। हमेशा इसके पास AK-47 जैसा आधुनिक वेपन हुआ करता था और सुरक्षा में 8 से 10 नक्सली जवान होते थे। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने इस पर जो इनाम रखा था वो कुल 1 करोड़ से ज्यादा का था। इसीलिए इसके मारे जाने पर, ढेर होने पर एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है। तो एक फाइनल फिगर जो है मिलने को है। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब इसमें पुष्ट संख्या पता चलेगी कि कुल कितने नक्सली इसमें ढेर हुए डेड बॉडी के साथ। इधर रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कस्टडी से 2400 किलो पनीर गायब हो गया है, जो अभी पिछले दिनों पकड़ा गया था, जिसको नकली माना जा रहा था। कोई क्लेम करने सामने नहीं आया, लेकिन अब ये चोरी चला गया। खाद्य विभाग की कस्टडी से चोरी हुआ है। दलाल सौरभ शर्मा के पनीर चुराने की आशंका जताई गई है। खाद्य विभाग के ऑफिस ये पनीर ले जाया जा रहा था। IBC24 के कैमरे पर इसकी तस्वीरें कैद हैं। पनीर ले जाने की तस्वीरें कैद हुई हैं। सोमवार को खाद्य विभाग ने ये पनीर जाकर जब्त किया था, सैंपलिंग की थी। IBC24 ने ही इस बात की सूचना दी थी कि रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड के ऊपर पनीर की खेप आई है और ये अवैध हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि जो घेरे में आपको व्यक्ति दिख रहा है, चोरी का मामला है, कस्टडी से चोरी का मामला है। जिस सैंपल को जब्त करके जांच की जानी थी, इसमें से 2400 किलो पनीर गायब कर दिया। खाद्य विभाग की कस्टडी से गायब हो गया। बड़ा सवाल आपकी शैली पर है। दलाल सौरभ शर्मा, इस पर पनीर चुराने की आशंका जताई गई है। ये तस्वीरें IBC24 पर आप देख पा रहे हैं। IBC24 ने ही खबर दी थी कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला ये पनीर हो सकता है। इसकी सैंपलिंग की जाए, जांच हो जाए, ऑथेंटिक है तो इसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये चोरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको सुनवाते हैं, जिन पर शंका है वो क्या कहते हैं, खुद सुनिए जरा। क्या माल आप ही का माल है क्या? तो मुझे क्यों ले रहे हो यार? आपका? अच्छा, ये माल आप ही का है क्या? मेरा नहीं है। तो आप क्या, किस संदर्भ से इससे जुड़े कैसे हुए इस बाहर से? ऐसे ही जुड़ा हूँ मैं, गोलू के साथ हूँ ये स्टेशन पे। फिर भी माल की आप निगरानी कर रहे हैं क्या? मतलब ये भेजवा रहे थे क्या आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख रहा हूँ ये माल कहाँ से आ रहा है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। इतना गलत माल आ रहा है यहाँ पे। 50-60 पेटी रोज आ रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, आज जानकारी मिली है तो आया हूँ। आपको परिचय? बच्चे सौरभ। अच्छा, पूरा क्या नाम लिखते हैं आप? सौरभ जी क्या नाम लिखते हैं? अर्जुन दीक्षित। अच्छा, सौरभ कौन होता? सौरभ रहते कहाँ हैं? मैं भाटा गाँव। भाटा गाँव। और काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही मिल जाए तो बता। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जिस वक्त ये पनीर जब्त करके कस्टडी में था और सैंपलिंग की जानी थी, तब वहां पर कुछ लोग संदिग्ध नजर आए हैं। उनमें से एक ये शख्स है जो आपको लाल घेरे में दिख रहे हैं और इनसे पूछताछ की गई। जिस तरह की चीजें वो बता रहे हैं, जिस तरह का जवाब वो दे रहे हैं, उसने ही शंकाओं को बल दिया है। खाद्य विभाग के ऑफिस ये पनीर ले जाया जा रहा था और 2400 किलो पनीर गायब हुआ, थोड़ा बहुत नहीं। संदीप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हीं का सीधे रुख करते हैं। संदीप, आपने दिखाया भी, आपने पूछा भी, पता चल पाया कि ये सौरभ कौन है, वहां क्या कर रहे थे, ये पनीर गायब कैसे हो गया? और अगर कस्टडी से गायब हुआ तो फिर ये चोरी का मामला है, एक अलग से प्रकरण बनता है, अलग से इस पे धाराएं लगेंगी। पुनीत जी, बहुत ही गंभीर मामला है। पहले तो आपको बता दें कि जब कल पनीर पकड़ा गया तो ये व्यक्ति आसपास घूम रहा था। हमने पूछा तो क्या है कि मैं यात्री हूँ, खाली वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद IBC24 ने इनपुट दिया कि एक जगह 70 पेटी नकली पनीर और आने की आशंका है। टीम वहां पर पहुंची, जब्त भी किया। और आपको बता दें, उसी दौरान स्टेशन से 3 से 4 गाड़ी में पनीर को लोड करके भेजा गया फूड ऑफिस। ये फूड ऑफिस का परिसर है, देखिए यहीं पर पूरा पनीर अपलोड अनलोड किया गया। और कोई खुला परिसर, खुला मैदान नहीं है। हम आपको दिखा दे, देखिए ये पूरा बाउंड्री वॉल है, गेट है।
इस परिसर में गाड़ियां आती हैं, पनीर उतरता है, उसके बाद अब अधिकारी बस स्टैंड के लिए निकलते हैं हमारे इनपुट पर दूसरी कार्रवाई करने के लिए। तो 3 से 4 गाड़ी जो पनीर था लगभग, अब आपको बता दूं पुनीत जी की अभी तक हम आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा मैं संदीप। आप नकली पनीर की सूचना IBC24 ने पुलिस को दी। पुलिस ने कस्टडी के साथ में खाद्य विभाग ने इसकी सैंपलिंग के लिए इसको जब्त किया। 2400 किलो पनीर जो इसमें से गायब हो गया है, और कस्टडी से गायब होना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। हमारे साथ संदीप हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जब ये पूरा मामला सामने आया था तब भी देखा था और एक संदिग्ध को पाया था, सौरभ शर्मा। इस पर आशंका जताई गई। थोड़ा आप सौरभ के बारे में बता रहे थे, पूरा कैंपस दिखा रहे थे, बताइए जरा अभी कहा क्या जा रहा है, कब ये गायब हुआ, कौन ले भागा, कुछ पता चल पा रहा है? अथॉरिटीज क्या कह रही है? देखिए कल हमने जब 70 पेटी और करीब नकली पनीर की आशंका पे माल जब्त करवाया, फूड विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, तो जो व्यक्ति हमें स्टेशन में मिला था वही हमारा पीछा करते हुए बस स्टैंड पहुंचा था और लगभग 102 पेटी माल पुनीत जी जमा हो गया था। 102 पेटी मतलब आप समझिए कि 5000 किलो से ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखिए कायदे से अगर यहाँ पर कम से कम 50 से ज्यादा पेटियां होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 14 पेटी माल है। मतलब आप समझ लीजिए 50 किलो के हिसाब पनीर यानी 5.5 टन पनीर जो है वो जब्त हुआ था। मौके पे खाली लगभग 700-800 किलो पनीर है। तो आशंका हमें ये लग रही है कि 2500 किलो नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में पनीर कहीं ना कहीं चोरी हुआ। सौरभ शर्मा जो है स्टेशन में भी मौजूद था, हमने उसका वीडियो बनाया। जब 70 पेटी पनीर ट्रेवल्स के ऑफिस के आसपास जो मैदान में पड़ा था वहां पर जाता है, वहां पर उसकी जब्ती और जांच की। संदीप, इसमें मिली भगत के भी आरोप लग सकते हैं कि कस्टडी से गायब हो जा रहा है और इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया। यहाँ कैमरे भी जरूर होंगे इतने सिक्योर्ड कैंपस में, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं हो पाया क्या कि कौन ले गया, कहां ले गया? देखिए पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि एक भी सीसीटीवी कैमरा आपको इस परिसर में नहीं दिखाई देगा। एक सीसीटीवी कैमरा कुछ एक लगा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आपको बता दूं कि हुआ ये कि गाड़ियां इस परिसर में पहुंची थी और यहां से गई है। वो गाड़ियां खुद जो है सौरभ शर्मा ने खाद्य अधिकारी को अरेंज करा के दी थी और उसका ये कहना था कि जो वो कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में माल को रखा जाएगा ताकि खराब ना हो और कार्रवाई पे कोई अड़चन ना आए। उसी पर भरोसा करके ये माल को यहाँ लाया गया। इसके बाद अगर कोल्ड स्टोरेज जाता तो ये भरोसा करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और आप जो कह रहे हैं कि सही में मिलीभगत की भी आशंका है और पूरी इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जो आदमी स्टेशन में पाया गया वही आदमी बस स्टैंड में जब पनीर हमने पकड़ाया वहां भी पाया गया और इस परिसर में भी वो आदमी आया। तो चलिए, अपने आप में ये बड़ा संदेहास्पद है कि कोई व्यक्ति हर एक जगह जहां जहां एक्शन हो रहा है वहां नजर आता है और ये पनीर इतनी बड़ी मात्रा में गायब हो गया है और इसका जवाब नहीं है और उसी का सहयोग टीम ले रही थी और आज उनके पास कोई जवाब नहीं कि कौन गायब कर गया। ये मिली भगत की तरफ भी इशारा करता है, आरोप लगाने का मौका देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और एक बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति बना दी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति बना दी गई। 23 सदस्य इस घोषणा पत्र समिति में हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। विधायक MLA सुनील सोनी ये घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक बनाए गए। कई विधायकों समेत पदाधिकारियों को घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। तो 30 सदस्यों की कमेटी है और अमर अग्रवाल घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए। दूसरी तरफ रायपुर से एक और अपडेट आपको दे दें। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रायपुर में। बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साहब ने यह कहा है कि कांग्रेस भ्रम, भय, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का कोई मौका छोड़ती नहीं है। 2019 में अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव करवाए थे कांग्रेस की सरकार ने, जनता का अधिकार छीना था। बीजेपी विकास कार्यों को लेकर राजनीति नहीं करती। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित की है और अब कांग्रेस पार्टी अभी से हार की भूमिका बना रही है। 80 दिन आचार संहिता लगती थी, अब निकाय और पंचायत चुनाव 35 दिनों में खत्म हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी नगरीय निकाय समिति के संयोजक भी इसमें मौजूद रहे।
तो कांग्रेस के आरोपों पर एक जवाब है और साथ ही साथ अपनी तैयारी का भी इसमें उल्लेख है। कांग्रेस पार्टी 3 एजेंडे पर राजनीति करती है, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। यही आधार है कांग्रेस पार्टी का। एक तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन के तर्ज पर हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा जाहिर की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुरूप ही इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और एक बड़ी खबर रायपुर से, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर दिया गया है। शराब घोटाला केस में फिलहाल वे जेल में है। कोर्ट का फैसला आ चुका है। 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर लखमा जेल में रहेंगे। 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजे गए। ईडी ने आज इन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां से 2 हफ्ते की 14 दिन की रिमांड पर इन्हें जेल भेज दिया है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। फैसला हो चुका है कवासी लखमा के लिए। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हैं। 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर लखमा जेल में रहेंगे। बुधवार को फैसला लाना है, इस लड़ाई को लड़ता हूँ। इसने मेरे को सरकार देगा परेशान कर रहा है। आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, बस्तर को छोड़ेंगे नहीं, बस्तर आखिरी दम तक। हमारे जो बस्तर के बारे में बोलेंगे उनको मार दिया जाता है और जेल में बोला जाता है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार आदिवासी को परेशान करना चाह रहा है।